सीरीज जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस और केस लॉज फॉर सीए फाउंडेशन जून 24 एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर आज सबसे पहली बार यहाँ पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जून 24 के वो सारे बच्चे जो कि अपनी सीए फाउंडेशन की परीक्षा बस आने वाले कुछ ही दिनों में देने वाले हैं, इनके लिए हमारी ये 10 का दम सीरीज चल रही थी, जहां हम 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे डिस्कस करने वाले थे। मैं आपको अभी तक ऐसे 4 सेशंस में 40 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता चुकी हूँ, और आज ये वो लास्ट सेशन है जिसमें मैं आपको अगले और 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताने वाली हूँ, जिससे परीक्षा में सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसके बाद 2 और वीडियोस आपको मिलेंगे जहां पर हम 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सारे लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अपना कॉपी पेन लेकर के आप बैठ गए होंगे। अटेंडेंस मार्क जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और चलो आज शुरू करते हैं अपने सेक्शंस के साथ। और आज 2 टॉपिक के सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881, जो कि आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ एक्ट है और जिसपे पहली बार सीए फाउंडेशन की परीक्षा में सवाल आने वाले। इससे पहले ये इंटरमीडिएट में होता था। और दूसरा द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो पहले आते हैं बच्चों निया पर। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यानी निया के ऊपर आते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसपे सवाल आ सकते हैं। वेल, शुरुआत होती है सबसे पहले सेक्शन नंबर 11, 12 और 13 के साथ। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में सेक्शन नंबर 11 बताता है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो डाटा मेड इन इंडिया, और उसके साथ साथ या तो दे आर पेबल इन इंडिया या ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। दोनों में से कोई भी एक शर्त हो, बस हाँ दे शुड बी मेड इन इंडिया, तो वो इनलैंड है। अगर वो इनलैंड नहीं है तो फिर वो फॉरेन है, यानी मेड आउटसाइड इंडिया है तो फॉरेन है, ये सेक्शन 12 कहता है। और 13 कहता है कि इंस्ट्रूमेंट्स बेरर या ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी अगर ये किसी के पास है तो ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है और उस व्यक्ति को उस पे पैसा मिल जाए। मतलब नाम किसी का नहीं डला है या एंडोर्समेंट हुआ है, ब्लैंक है या उस पे लिखा है और बेरर, तो उसको मिल जाएगा। बेरर इज अ ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट, है ना। और अगर किसी का नाम है तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि उसपे क्लियरली लिखा है किसी का नाम या किसी पर्सन के ऑर्डर का नाम, या फिर उस पे लिखा है टू पर्सन और टू द ऑर्डर देयर ऑफ, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो 11, 12, 13 में हमें ये 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं, इनलैंड, फॉरेन और बेरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, दूसरे पार्ट में आपको ध्यान रखना है 46, 47, 48, 3 सेक्शन जो डिलीवरी के आसपास रिवॉल्व करते हैं। अब यू नो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ते हो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज डिलीवरी। बिना डिलीवरी के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल, और ट्रांसफर होने के लिए डिलीवरी जरूरी। और यही पूरी इंपॉर्टेंस इन 3 सेक्शंस में बताई गई। इंस्ट्रूमेंट बेरर होगा तब भी वो नेगोशिएबल होता है बाय डिलीवरी, बस मियर डिलीवरी होता है। और अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर का होगा तो एंडोर्समेंट और डिलीवरी से वो नेगोशिएट होता है। एंड दिस मींस डिलीवरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसीलिए हमें डिलीवरी के जो दूसरे पॉइंट दिए गए 46, 47, 48 में 3 सेक्शन बैक टू बैक आते हैं, इनको हमको ध्यान रखना है अच्छे से। छोटे छोटे पार्ट ही है डिलीवरी के, बस कब इफेक्टिव होगी ये भी। ठीक है, समझ रहे इतना। फिर आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 64 पे बच्चों, जो प्रेजेंटमेंट के रूल्स बताता है फॉर पेमेंट। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट किसको करना है, कब करना है, कहाँ करना है, स्पेसिफाइड प्लेस, बिजनेस आवर्स, नहीं मिली स्पेसिफाइड प्लेस तो रेसिडेंस, रेसिडेंस नहीं तो जहां यूजुअली फाउंड, वो सब पॉइंट सेक्शन नंबर 64 में। बच्चों इस बार की आरटीपी में 64 का क्वेश्चन भी है, 64 का क्वेश्चन भी दिया गया। तो प्रेजेंटमेंट इज इंपॉर्टेंट और वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। इसके ठीक बाद अगला सेक्शन 76 से जो बताता है कि प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी कहाँ हो जाता है, कौन कर सकता है, ये तो ठीक है, ये 64 में आप पढ़ोगे। और कहां पर ये अननेसेसरी हो जाता है, ऐसे 4-5 के पॉइंट दिए गए 76 में जहां प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो। फिर उसके बाद अगला सेक्शन आपको ध्यान रखना है
117 लास्ट सेक्शन है निया वाले चैप्टर में, जहां रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन दिए गए, और इस पर भी आरटीपी में सवाल है। इस बार वाली आरटीपी में 117 रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन पे सवाल है कि भैया रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन क्या कहते हैं। अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो होल्डर था उसे कॉम्पनसेट करा जाए, और कॉम्पनसेशन के नाम पे जो एक्चुअल उस इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट था वो अमाउंट, उसकी नोटिंग, उसकी जो प्रोटेस्टिंग कराई गई है, उसके प्रेजेंटमेंट के जो खर्चे थे वो सब उसे दिए जाएंगे। और भैया जितना समय आपको लग रहा था ये पेमेंट देने में, उतने समय के लिए 18% पर एनम से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर करेंसी चेंज है, कंट्री अलग थी, तो करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से देना है। तो रूल्स फॉर कॉम्पेंसेशन इंपॉर्टेंट है, 117 ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निया के केस में आपको सेक्शन 138 भी ध्यान रखना है, और इस पर एमटीपी में सवाल आया, ये मैंने पढ़ाने के दौरान भी बच्चों को बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 138, डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट ऑफ द ड्रॉवर। और 138 डिसऑनर ऑफ चेक पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ध्यान रखना है। कहता है कि भाई अगर इनसफिशिएंट फंड्स है तो बैंक चेक को डिसऑनर कर देगा। डिसऑनर का नोटिस ड्रॉवर और पेई दोनों को भेज देगा। अब पेई यहां से अगले 30 दिन में रिटर्न नोटिस देता है ड्रॉवर को, साफ पैसा दे दो, चेक तो डिसऑनर हो गया लेकिन पैसा दे दो, पैसा तो देना ही पड़ेगा। 30 दिन का समय उसको देते हैं कि ड्रॉवर को नोटिस दे दो, जिस भी दिन दोगे वहां से अगले 15 दिन ड्रॉवर को देते हैं कि अब इतने समय में पैसा दे दो। और अगर उतने समय में नहीं दिया तो भाई ड्रॉवर पे क्रिमिनल ऑफेंस का केस लगाया जा सकता है। डिसऑनर एक क्रिमिनल ऑफेंस का केस है, 2 साल तक की सजा, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी, या दोनों लग सकता है ड्रॉवर पे। तो 138 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये इतने सेक्शन नियम में पढ़ने। क्विकली रिकैप दे रही हूँ, 11, 12, 13 इनलैंड, फॉरेन और ऑर्डर बेरर इंस्ट्रूमेंट्स का, 46, 47, 48 डिलीवरी और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट का, 64 प्रेजेंटमेंट कब करना है फॉर पेमेंट के लिए, 76 कब प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है, 117 रूल ऑफ कंपेंसेशन, और 138 डिसऑनर ऑफ द चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स ऑफ द ड्रॉवर। इतने सेक्शन आपको ध्यान रखना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। छोटू सा एक्ट है बच्चों, 10 से 15 नंबर का वेटेज है, यानी 3 सवाल तो मान के चलना है। या तो 7 और 8 नंबर के सवाल आ सकते हैं, या 7-7 नंबर के 2 सवाल, या 5-5 के 3 सवाल, ठीक है। अब बारी लास्ट एक्ट, और वो है द कंपनीज एक्ट 2014। इंटरेस्टिंग सा, और अगेन ऑलमोस्ट जितना नेगोशिएबल का वेटेज उतना ही वेटेज इसका भी। इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बार डेफिनेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जैसे कि इस बार भी जो एमटीपी में दिया गया है वो होल्डिंग सब्सिडरी पर बेस्ड है, और अगर दिसंबर 23 के अटेम्प्ट की बात करें तो वहां पर भी होल्डिंग सब्सिडरी और इन्हीं रिलेशंस और डेफिनेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन आए दिसंबर 23 के पेपर की बात करें। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के क्लॉजेज है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डेफिनेशन कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 में आती है, बाकी सब क्लॉजेज है। तो सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी की ध्यान रखना, 45 और 42 जो गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी की आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये दो क्लॉसेस गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी के 42, 45 आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको 46, 87 जो आते हैं आपके होल्डिंग और सब्सिडरी के, और उसके बाद पांचवा 85 जो स्मॉल कंपनी का आता है, जिसकी कैपिटल में चेंज भी आ गया था, है ना, कैपिटल और टर्नओवर। तो फॉरेन, गवर्नमेंट 42, 45, होल्डिंग सब्सिडरी 46, 87 और स्मॉल कंपनी दैट इज 85। इतनी 5 डेफिनेशंस तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसका हर एक पॉइंट कंपनी एक्ट में ध्यान रखना, क्वेश्चन आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, ठीक है। पहली चीज ये। अब इसके बाद कंपनी एक्ट में कोई बहुत ज्यादा सेक्शंस आपको दिए नहीं गए हैं, तो एक छोटू सा सेक्शन आता है सेक्शन 3 जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे बेस्ड है। बोलता है कि भाई 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, 2 या उससे ज्यादा मेंबर्स प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, और एक मेंबर, एक या उससे ज्यादा नहीं, एक मेंबर ओपीसी बना सकता है। ये सेक्शन नंबर 3 आप ध्यान रखना, ठीक है। और फिर उसके बाद सेक्शन 7 आता है जो इनकॉर्पोरेशन पे बेस्ड है। अब इनकॉर्पोरेशन पे बेस्ड है और बताता है कि अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे करीबन 60 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है कि कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल देना है, फिर उसके बाद आपको वहां पर डिटेल्स देना है, डिक्लेरेशन के फॉर्म में जाएंगे कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स के, इंक्लूडिंग द कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवाइजर जो सॉलिसिटर होता है, इनके डिक्लेरेशन है।
एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, और आपके फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स, उनकी डिटेल्स, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर्स, ये सारी चीजें आपको इनकॉर्पोरेशन के समय पर फाइल करनी होती है, आरओसी को, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो सेक्शन 7 में ये जो 7 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 8 की कंपनी, दैट इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और स्पेशली इनका लाइसेंस रिवोक कब होगा, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो आसान है भैया, जो चैरिटेबल पर्पज से बनता है और जिसमें प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और सिमिलर अदर ऑब्जेक्टिव आते हैं, और जो अपना प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में नहीं देते। तो डेफिनेशन तो ठीक है, बट लाइसेंस रिवोक कब होता है, और रिवोकेशन के बाद भाई उसको बंद करेंगे या अमेलगमेशन करेंगे, और अमेलगमेशन होगा तो सेम नेचर की कंपनी यानी सेक्शन 8 की कंपनी में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इतना सेक्शन आपको कंपनी एक्ट का ध्यान रखना है, ज्यादा हैवी नहीं है इसमें। इसमें अपने को केस लॉज बहुत सारे हैं बच्चों कंपनी एक्ट में, और डॉक्ट्राइंस है। तो वो जो केस लॉ और डॉक्ट्राइन है ना, उसके लिए अब अगले 2 सेशन, जो अगले 2 और वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, उसमें मैं वो सारे केस लॉज पर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे ज्यादा केस लॉज है और कंपनी एक्ट में, तो अगले 2 सेशंस में मैं आप लोगों को वही सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करा दूंगी जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, और बस यही करना है। ठीक है, क्विक सा रिकैप, डेफिनेशन कंपनी एक्ट की, सेक्शन नंबर 2 में जो जो अपने को याद रखना है, तो फॉरेन गवर्नमेंट स्मॉल होल्डिंग सब्सिडरी 42, 45, 82, 46, 87 इतनी याद रखना है। 3 for formation, 7 for incorporation, and 8 for the non-profit organization. And that is it. That is it. पूरे 50 सेक्शन यहाँ कंप्लीट हुए, और अगर आपने मेरे साथ रिवाइज कर लिए ना, तो अब तो 1 2 3 और 1 2 3 दोनों शोल्डर्स पे टैप करना, क्योंकि आपने मेरे साथ इन सबको रिवाइज कर लिया। आई एम रियली हैप्पी एंड श्योर कि आपका एग्जामिनेशन ना बहुत ही फाड़ू जाने वाला है, एंड फॉर श्योर लॉ में आपकी बार 80 पार। तो बच्चों बस इतने सारे सेक्शंस थे जो आज के सेशन में मैंने आपको बताने थे, और इसके साथ हमारे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस फॉर द जून 24 सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन हो गए। अब 2 और सेशंस आपके सामने आएंगे जहां पे मैं इंपॉर्टेंट केस लॉज बताऊंगी, तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना अभी तक भी नहीं करे हो तो, और कमेंट में मेरे को जल्दी बताना कि आपको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं, आपको ये अच्छा लगा कि नहीं, और अगर आपके कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो भी आप फटाक से यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। मैं अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक अपना खूब अच्छे से ध्यान रखना, पानी पीते रहना, गर्मी है ज्यादा, लेकिन पढ़ाई से ध्यान डिविएट मत होने देना। ऑलराइट, नमस्ते है।